देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। अच्छा देखो हम लोग लेबर कॉस्टिंग जो कर रहे थे उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर रहे हैं। कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तुम लोग को बस प्रैक्टिस करा रहे हैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। अच्छा इसमें देखो हम लोग का ये 22, 41, 43, 44, 45 ये बाकी है, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना टाइम, और एक दो थ्योरी लिखवाना है मुझे, वो लिखवा देते हैं। छोटा छोटा थ्योरी है, उसके बाद हम लोग जो है ओवरहेड अगर हो सके तो ओवरहेड स्टार्ट कर सकते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ से करते हैं, 41 से 45, फिर क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला है। टू फीटर्स ए लेबरर एंड ए बॉय अंडरटेक ए जॉब ऑन पीस रेट बेसिस फॉर 1290। मतलब ये जो है एम्प्लॉय का कैटेगरी है, मतलब फीटर्स है दो, ठीक है। लेबर का काम करते वो एक है और एक बॉय है, ठीक है। इन्होंने एक काम लिया है। जॉब का मतलब होता है कि एक कोई भी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करना, ठीक है। एक जॉब को उन्होंने जॉब लिया है जहां पर उन्होंने क्या किया है, पीस रेट बेसिस पे उनको 1290 रुपीज जो है वो मिला है। द टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स, ठीक है। एक एक पर्सन ने 220 ऑर्डिनरी आवर्स जो है स्पेंड किया है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस आर 1.50 पर आवर। ये क्या बोल रहा है, देखो लैंग्वेज थोड़ा ऐसा दिया है लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। देखो पहले ही क्या बोला है, दो फीटर्स एक लेबर और एक बॉय मिलके कोई एक काम करने का उन्होंने ठाना है, जिसमें मतलब उनको मिला है, ठीक है, एक जॉब जो कि ये सब मिल के कर रहे हैं, जिसमें इनको पीस रेट बेसिस पे 1290 रुपीज मिला है। और इन्होंने टाइम जो उस काम को कंप्लीट करने में लगाया है, एक एक जन ने 220 आवर्स करके टाइम लिया है। और रेट जो है टाइम रेट बेसिस, मतलब अगर आवरली वेजेस देखो वो 1.50 पर आवर फॉर ईच ऑफ द टू फीटर्स। मतलब फीटर्स का जो रेट है पेमेंट करने का वो 1.50 पर आवर है, ठीक है। और 1 पर आवर फॉर लेबर, लेबर का क्या है 1 पर आवर, एंड 0.50 पर आवर फॉर द बॉय, ठीक है। और ये जो बॉय है इनके लिए टाइम है 0.50 पर आवर। The amount of piecework premium and the share of each worker when the piecework premium is divided proportionally to the wages paid। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, the amount of piecework premium, ये देखो ये टोटल पीस वर्क बेसिस पे पेड किया गया पैसा दिखा रहा है, ठीक है। बोल रहा है अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम यानी 1290 एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर, ये तो इकट्ठे मतलब सभी का बताया गया है। यहाँ पर 2%, देखो टोटल कितने पर्सन है, टू फीटर्स है, ठीक है, वन लेबर है और वन बॉय है, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 2, 3, 4, ठीक है, टोटल 4 पर्सन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है शेयर ऑफ ईच वर्कर वेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड। बोल रहा है कि पीस वर्क प्रीमियम को हमें क्या करना है, सभी में डिवाइड करके दिखाना है। मतलब हमें हर एक का इंडिविजुअली जो है वेजेस कितना है वो फाइंड आउट करना है। और उसके लिए बोला है कि प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब क्या, रेशियो हो गया ना। मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन में फर्क क्या है, देखो ये भी, ये जैसे मान लो 2:3 ये एक रेशियो है, ठीक है। अगर 2:3 में यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू 4:6, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन हो जाता है। जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली बांट देना है, मतलब इनमें क्या करना है, कौन से रेशियो में बांटना है, इनको ये पैसा बांट देना है, इनको कौन से रेशियो में, जो वेजेस पेड का रेशियो होगा उसमें बांटना है, ठीक है। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डेटा। हमें बोला गया है कि इस जॉब का सेलिंग प्राइस निकालो, ठीक है। जॉब का सेलिंग प्राइस मतलब जो भी काम इन्होंने, जो भी टास्क परफॉर्म किया है वो कंप्लीट करने के बाद मार्केट में वो चीज बेचा जाएगा, मतलब वो प्रोडक्ट जो जॉब उन्होंने लिया उससे कोई प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर किया होगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सोचो सेलिंग प्राइस निकालने का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकालना है। अब कॉस्ट में क्या क्या है, मेटेरियल देखो गिवन है, कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मेटेरियल, वर्क ओवरहेड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड का मतलब होता है कि
इनडायरेक्ट खर्चा, ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चा। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा, जो कि प्राइम कॉस्ट का 20% होगा। प्राइम कॉस्ट कैसे होगा? हम लोग लेबर करते हुए बहुत बार देखे हैं। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेटेरियल तो गिवन है, हमें डायरेक्ट लेबर निकालना पड़ेगा ये सारे डिटेल्स से, और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर उस पे वर्क्स ओवरहेड लगाएंगे 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड जो है वो 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट का, और प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें लगाने के लिए बोला है। तो बेसिकली देखो, हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, हमारे पास जो मिसिंग डेटा है दैट इज डायरेक्ट लेबर, ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम लोग डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही प्रोडक्ट का जो है इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करके लिखेंगे, पहले हम दिखाते, देखो हमें कैसे करके लिखना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं पहले, ये वाला, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया कि ये कंप्लीट हो रहा है हम लोग का। 41, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग, ऐसे लिख दो, अर्निंग ऑफ ईच वर्कर दैट इज द डायरेक्ट लेबर, दैट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इससे हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स। कैटेगरी वाइज मतलब देखो, टू फीटर्स को अलग रेट पे पेमेंट होता है, ठीक है, सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा। टू फीटर्स, ए लेबर, ए बॉय, तो यहाँ पर लिखते हैं फीटर, फिर यहाँ पर लिखते हैं फीटर। टू फीटर्स है ना, तो फीटर वन, फीटर टू, लेबर और बॉय, और यहाँ पर टोटल लिखेंगे। अच्छा, इनको क्या दिया जाता है? पहला बात है, इनको बेसिक वेजेस दिया जाएगा, ठीक है, बेसिक वेजेस दिया जाएगा। और इसके अलावा देखो, इनको टोटल वेजेस कितना दिया गया है वो लेकिन हमें बता दिया है। एक बात समझ लो, यहाँ पर हमें टोटल वेजेस इनको कितना मिला है वो बता दिया, हम लोग को इंडिविजुअली निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो टोटल वेजेस क्योंकि दिया हुआ है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस वैसे भी आसानी से ही निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि अलग अलग करके उनका खर्चा भी दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है, कि किसको कितना पेमेंट दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग सोनपुर। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बेसिक वेजेस, और ऐड कर देते हैं बोनस। इनको बोनस भी दिया गया है, देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने पढ़ा तभी देख सकते हो, टोटल इतना दिया गया है। इनका इंडिविजुअली रेट भी हमें बता दिया गया कि कितना कितना है, ठीक है। और एक एक जन ने कितना टाइम बिताया वो भी हमें बता दिया है। देखो ये बोला है टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम, मतलब हर एक पर्सन ने 220 आवर्स करके काम में स्पेंड किया है, ठीक है। अब सबका वेज रेट भी बता दिया है, तो इससे हम लोग बेसिक वेजेस निकाल सकते हैं टाइम बेसिस पे। और ये कैसे निकलेगा? 220, ये देखो 220 फीटर्स को कितना करके दिया जाता है? फीटर्स को 1.50, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 220 इंटू 1.50, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं कितना है, 1 और 0.5, तो यहाँ पर 220 इंटू 1 और 220 इंटू 0.5, देखते हैं कितना कितना हो रहा है। तो 220, यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 220 इंटू 1.5, तो ये हो गया 330, ठीक है। 330 फीटर वन का बेसिक पे, इनका भी वही होगा क्योंकि रेट वही है, ठीक है। इनका 220 हो रहा है 1 रुपीज के हिसाब से, और इनका 0.5 का मतलब हो गया आधा कर लो तो 110, ठीक है। या फिर कैलकुलेटर में चेक कर लो, तो टोटल यहाँ पर निकालते कितना होगा, 330 करके दो जगह पे और
220 और 110, ठीक है। तो बेसिक पे टोटल हुआ है 990 और क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि टोटल वेजेस जो है, ये देखो हमें बता रखा है कि टोटल वेजेस कितना दिया गया है, तो ये सबको मिलाने से आता है टोटल वेजेस, ठीक है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है, यहाँ पर लिख लो। ये देखो यहाँ गिवन है 1290, 1290, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1290। तो इसको बैलेंस करने से हम लोग को मिल जाएगा कि बोनस कितना है। तो बोनस कितना आ रहा है, ये देखो यहाँ पर हम बैलेंस करके निकाल सकते हैं कि बोनस कितना है। यहाँ पर बैलेंस करने से आ रहा है 300 रुपीज, ठीक है। इतना इसका मतलब बोनस दिया गया, ये तो टोटल हो गया वेजेस का, बेसिक वेजेस का, बाकी बोनस हो गया, ठीक है। अब देखो बोनस का बात यहाँ पर बोला भी गया था, द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, तो प्रीमियम लिखो या बोनस लिखो, द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड शेयर ऑफ ईच वर्कर, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है कि ईच वर्कर का शेयर उसमें कितना कितना है, ठीक है। जैसे कि बेसिक वेजेस को निकालने के लिए डिटेल्स था आवरली बेसिस पे, हम लोगों ने ये क्या किया, आवर इनटू रेट पर आवर, ठीक है, ऐसे करके निकाल लिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और हमें दिया हुआ था कि टोटल कितना वेजेस है, तो हम लोगों ने बैलेंस करके ये निकाल लिया कि बोनस टोटल कितना है, लेकिन हमें ईच वर्कर का बोनस निकालना पड़ेगा, जो कैसे निकालना है वो भी हमें बता दिया, व्हेन पीस वर्क प्रीमियम, यानी बोनस इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली टू द वेजेस पेड, जो वेजेस पेड है उसके प्रोपोर्शन में जाना चाहिए। वेजेस पेड इतना इतना है तो इस प्रोपोर्शन में, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि इसके रेशियो में डिवाइड कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रोपोर्शनेटली मतलब कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट करके दिखा दे। वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो ऑफ, यहाँ लैंग्वेज जो बोला है देखो, वेजेस पेड हम लिख देते हैं, रेशियो ऑफ वेजेस पेड, वेजेस पेड का रेशियो कितना है, 330, 330, 220, 110, ठीक है। तो इक्वल टू हो गया 3:3:2:1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बोनस है 300, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 300 को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, ये देखो फीटर्स में, ये देखो यहाँ पर फीटर 1, ठीक है, फीटर 1 है, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 3/3 + 3 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। फिर फीटर 2 का भी सेम ही होगा, तो वो एक ही जगह पे निकाल लेते, ये कर लेते फीटर 1 और फीटर 2 दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर देख लेते कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, और बच्चे कौन यहाँ पर, लेबर और बॉय, 220, सॉरी 300 इंटू 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पर और एक हो जाएगा बॉय का, हो जाएगा 300, जो कि बोनस का अमाउंट है, इंटू 1/9, ठीक है। मैंने ये फीटर वाला एक ही कैलकुलेशन किया, अगर तुम लोग चाहो तो दो कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ पर लेबर और यहाँ पर बॉय, दोनों में हम 100 लिख देंगे, ये हो गया 100 100, और इसका कैलकुलेशन करते, ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, 300 इंटू 2/9, 66.66, मतलब 67 रुपीज, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाई 9, 300 डिवाइडेड बाई 9, 33.33, ये हो गया 33, ठीक है। तो यहाँ पर 67 और 33, एक बार टोटल देख लेते, 300 मतलब ये हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा, ये देखो 200 यहाँ पर, 200 प्लस 67 प्लस 33, 300 हो रहा है, ये मैंने इसीलिए बोला, मान लो यहाँ पर तुम लोग 66 रख देते हो, 67 नहीं करते हो, तो ये 299 हो जाएगा, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो हमारा टोटल जो है वो मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर उसमें सही आ जाता है, तो यहाँ पर हो गया 430 टोटल वेजेस, यहाँ पर भी 430, इनका हो जाएगा 287 143, ठीक है, ये टोटल हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को ये तो निकाल लिया हम लोगों ने कि इंडिविजुअली एक एक जन को कितना पेमेंट करे, अब जो प्रोडक्ट वो लोग बनाए उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर जॉब, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है,
डायरेक्ट मेटेरियल 2010, सबसे पहले वही लिखा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल। ये जब हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे ना तो हम बताएंगे कि कैसे करके लिखा जाता है। वैसे मैंने एक दो बार बताया है, देखो पहले मटेरियल फिर लेबर फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरीके से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। अब लेबर का खर्चा ना एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन ही था, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1290 टोटल, तो वही हो गया ना, हमें इंडिविजुअली दिखाना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पर ठीक है, कॉस्ट शीट में इंडिविजुअली दिखाना नहीं, मुझे प्रोडक्ट प्राइस निकालना है, मेरा टोटल पेबल अमाउंट लिखने से ही हो जाएगा। तो ये हो गया 3300, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में किसी तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन है नहीं। इसके बाद ऐड करना है वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड ये कितना हो जाएगा, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। थ्री थ्री जीरो इंटू 20%, 660, 3960, ठीक है। अच्छा, ये ऐड करने से आता है फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लेबर में दो तीन बार किया है कि हमें फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया, लास्ट दिन भी देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही था, हमें फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया था, हमें जो है टाइम निकालना था, तो फैक्ट्री कॉस्ट तक हम लोगों ने पहले भी किया है कि कैसे करके कैलकुलेट होता है। अच्छा, फैक्ट्री के बाद जो खर्चा ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये सीक्वेंस में होता है, जैसे कि पहले हम लोग को मेटेरियल चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहला काम होता है मेटेरियल लेके आओ, फिर उस मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी भी इसी तरीके से करते हैं, पहले मेटेरियल पढ़ते हैं फिर लेबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेबर लेके आओ, फिर अगर कोई इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी लो, उसके बाद वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री में वो चीज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो हम लोग वही लिखेंगे, जो मिसिंग है वो तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोला है, ठीक है। अब वर्क्स कॉस्ट का मतलब यही फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोला जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोला जाता है, तो तीनों एक ही लैंग्वेज है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो 10% मतलब 396 हो जाएगा, ये ऐड करने से हो गया 4356, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब और तो कोई खर्चा हमें दिया नहीं है, सीधा प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, जो कि बताए 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 25% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट को बेचने के पहले टोटल कॉस्ट जो हमारा लगा, इसको टोटल कॉस्ट भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया 25% ऑन टोटल कॉस्ट, ऐसे लिख देते हैं। तो 25% इस पे लगा के देखते कितना होगा, 1089 प्लस 4356, 5445, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस हो गया, हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला था, ठीक है। देखो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है 42, अच्छा 42 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये देखो यहाँ पर शायद मैंने 42 लिखा नहीं है, हाँ 43 लिखा है इसके बाद, इसका रीजन है, देखो 42 नंबर हम और नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे वो भी बता देते हैं। ये 42 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने इसके पहले जो पीडीएफ किया था, उसमें जो क्वेश्चंस था ना, उसमें कौन से नंबर वाला क्वेश्चन के साथ सेम है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा अलग है, ठीक है। तो नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट तुम लोग देख सकते हो जहां पर हमें वेज रेट निकालने बोला था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये शायद हम लोगों ने लेबर का जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे भी याद नहीं है, तुम लोग खुद से देख सकते हो, देख के इसका कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, तुम लोग को आंसर लिख देते हैं,
तुम लोग देखना कि तुम प्रैक्टिस करके हो रहा है कि नहीं। मेटेरियल का कॉस्ट होगा 5000, ठीक है। अब मुझे डेटा भी सेम है कि नहीं वो याद नहीं है, तुम लोग इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर होगा 5000। अच्छा, जो वेज रेट है वो हम बता देते हैं, वेज रेट का आंसर होगा, वेज रेट, एक सेकेंड, वेज रेट का आंसर हो रहा है ₹20 पर आवर, ठीक है। ये तुम लोग खुद से करके देखना। और स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है फैक्ट्री कॉस्ट का, वो अभी अभी जो जैसा हम लोगों ने बनाया वैसे ही बनाना है, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट का स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड करना, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओवरहेड कैसे निकालोगे, 100 आवर्स इंटू 60 करके, और 80 आवर्स जो है इंटू 10 पर मैन आवर करके, ठीक है। तो ओवरहेड जो है ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल ये देखो क्या बनेगा, हम ये बता देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट कैसा आएगा। तो जय जो है, दो दो वर्कर है, इनके बारे में बताया, जय और वीरू का फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा वो हम लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट हम बता देते हैं यहाँ पर, तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लो। मेटेरियल का खर्चा 5000, इनका भी 5000, क्योंकि सेम मेटेरियल लेके दोनों ने काम किया है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ऐसा क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। वेजेस कैसे हम लोग निकालेंगे, 20 पर आवर करके है, किसने कितना टाइम काम किया है, ये देखो जय ने 60 आवर्स काम किया है, तो 60 इंटू यहाँ पर ये लेकिन निकालना पड़ेगा, ये डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें हेल्थ से रोवन देके तुम लोगों को क्या बोलते हैं उसे, बोनस भी निकालना पड़ेगा। वेजेस में हम सिर्फ डायरेक्ट वेजेस निकाल के दिखा सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा 60 इंटू 20, ठीक है, और इनका हो जाएगा 80 इंटू 20, ये हो जाएगा। अब इसमें तुम लोगों को बोनस भी निकालना पड़ेगा, तब जाके टोटल वेजेस आएगा। बोनस जय जो है उनका शायद हाल से देखना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ पर लगेगा ओवरहेड, ओवरहेड को कैसे निकालोगे, ओवरहेड बोला था कि ये देखो, ओवरहेड बोला था कि कैसे देना है यहाँ पर मैन आवर बेसिस पे, जितना टाइम काम होगा, ये देखो 10 पर मैन आवर बेसिस पे, तो 60 इंटू 10, 60 आवर्स इंटू 10 और 80 आवर्स इंटू 10, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 800, ठीक है। और टोटल करने से आएगा 7280, और यहाँ पर टोटल करने से आएगा 7600, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। मैंने सारे आंसर्स बता दिए, ये कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बता दिया, लेकिन बोनस तुम लोग को खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हालसे का हालसे बेसिस पे करोगे, रोवन का रोवन बेसिस पे करोगे, तो आंसर मिल जाएगा। और नॉर्मल वेज रेट 20 पर आवर आएगा सॉल्व करने के बाद, और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है 5000 आएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, तुम लोग करके देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद वाला करते हैं, देखो। अच्छा देखो 43, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है कैसे करके इम्प्लॉय कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग में किए थे। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इम्प्लॉय कॉस्ट यानी लेबर कॉस्ट, यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्प्लॉय को रखने के लिए कितना खर्चा करता है वो हमें कैलकुलेट करके देना है। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इंफॉर्मेशन में देखो बेसिक पे 5 लाख, तो ये बोल रहा है बेसिक पे है 5 लाख, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 2 लाख। बोल रहा है कि लीज रेंट दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इम्प्लॉय लोगों को रेंट पे रखवा रहा है, जिसका मतलब एकोमोडेशन दे रहा है, रहने का खर्चा कंपनी पे कर रही है, जिसका रेंट कंपनी को आ रहा है 2 लाख। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000, 40,000 रुपीज का रिकवरी एम्प्लॉय से हो जाएगा, किसका, ये लीज रेंट का। मतलब कंपनी ने घर प्रोवाइड कर दिया, मान लो घर का रेंट है, हम एक बार लीज छोड़ते, घर का रेंट है 12,000, कंपनी बोल रही है कि 7,000 हम लोग देंगे, बाकी आप दीजिएगा, ठीक है। तो ये रिकवर्ड अमाउंट हो गया। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, ये हमें पता है स्टैट्यूटरी जो है फंड होता है, तो यहाँ पर हमें 75,000 ऑर्गेनाइजेशन भी दे रहा है, 75 मतलब जितना इंप्लॉय देता है नॉर्मली उतने ही जो है इंप्लॉयर को भी देना पड़ता है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होता है तो उसमें 67,000 कंपनी रिम्बर्स करेगी। मतलब अगर बिल सपोज किसी का 1 लाख का हुआ मेडिकल एक्सपेंसेस, तो उसमें 67,000 जो है कंपनी रिम्बर्स कर देगी, ऐसा बोला जा रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय के कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कंपनी के तरफ से होता है, मतलब एम्प्लॉयर के तरफ से 19,000।
फेस्टिवल बोनस 20,000, फेस्टिवल एडवांस 30,000, कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट। हम लोगों को काफी सारा डेटा दे दिया है, बोल रहा है कि एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा अमाउंट आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ना लॉजिकली सोच के भी कर सकते हैं। तो देखो हम लोग 43 नंबर कर रहे हैं, इसके लिए हम कोई लिस्ट नहीं लिखवा रहे हैं, नॉर्मली बता रहे, तुम लोग समझ जाओगे। देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बेसिक पे, ये इम्प्लॉय कॉस्ट है, जो भी इम्प्लॉय को देना पड़ेगा इम्प्लॉयर के तरफ से वो सारा ही इम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। तो बेसिक पे तुम लोग सोच के देखो, अगर तुम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करवाते हो उसमें तुम लोग देख रहे हो कि बेसिक तुम लोग को 5 लाख इम्प्लॉय को देना पड़ रहा है, तो 5 लाख जो है ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा। फिर इसमें बाकी खर्चे ऐड करते चलेंगे, जैसे बोला है कि एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है इम्प्लॉय के तरफ से एम्प्लॉयर को, जिसकी वजह से उनका खर्चा आ रहा है 2 लाख करके। ये खर्चा कौन पे कर रहा है, लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, मतलब इम्प्लॉय का बात हो रहा है, सॉरी इम्प्लॉयर का बात हो रहा है, ठीक है। इम्प्लॉयर का ER लिख रहा है, ये कौन खर्चा पे कर रहा है, इम्प्लॉयर कर रहा है इम्प्लॉय को एकोमोडेट करने के लिए। लेकिन इम्प्लॉय से 40,000 रिकवर कर लेता है। तो मुझे ये बताओ कि इम्प्लॉय को एकोमोडेशन देने के लिए कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है। अगर 2 लाख रेंट का खर्चा हो रहा है लेकिन 40,000 अगर हम लोग इम्प्लॉय से ले लेते हैं, तो ये खर्चा कितना आ रहा है, एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का खर्चा कितना आ रहा है, बोलो। ऐसा तो तुम लोग टैक्स में भी करते हो, मुझे इतना बता दो कि अगर तुम लोग मान लो किसी एक स्टाफ को रखे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिसको रखने के लिए रेंट देते हो 12,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उससे 2,000 ले लेते हो, तो 10,000 तुम लोग के पॉकेट से जा रहा है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कितना आएगा, 12,000 या 10,000? एम्प्लॉय को रखने का खर्चा कितना आएगा, उसी बेसिस पे मुझे इसका भी आंसर बताओ। हाँ बोलो। 10,000 आएगा। हाँ कितना आएगा बोलो, हाँ 10,000 आएगा, इसके हिसाब से बोलो कितना आएगा, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है अमाउंट। 1,60,000। हाँ 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको नेट कॉस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जितना कॉस्ट आएगा हम वही तो बोलेंगे मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर मेरा एम्प्लॉय मुझे 2 लाख में 40,000 देता है तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि मेरा 2 लाख का खर्चा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट कॉस्ट टू एम्प्लॉयर टूवर्ड्स लीज रेंट पेड फॉर accommodation provided to employee, 2 lakh minus 40,000, मतलब 1,60,000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद बोला इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, क्या ये इम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। इम्प्लॉय कॉस्ट कौन निकालता है, ऑर्गेनाइजेशन या इम्प्लॉयर निकालता है। इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है PF में 75,000, क्या ये इम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये तो एकदम स्टार्टिंग में करवाया था ना मैंने, तुम लोग बोलो इम्प्लॉयर्स अरे लैंग्वेज पढ़ के भी तो समझ में आ रहा है। इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट, तुम लोगों ने जिस स्टाफ को रखा है उसका PF बनाने का सोचा है, ठीक है, तो खुद हर मंथ, ठीक है, 75,000 करके, मंथ हो ईयरली हो, 75,000 पे करते हो, नॉर्मली मंथली जो है डिपॉजिट होते जाता है, तो 75,000 पे करते हो उनके PF में। तो क्या ये हम लोगों का मतलब इम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए ना। यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF 75,000। सेम चीज इम्प्लॉय के लिए भी बताया गया कि इम्प्लॉय खुद से, ये देखो ये लिखा है इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन PF में 75,000, क्या ये इम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा।
एम्प्लॉय कैसे पे करता है, पीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन अपने सैलरी को डिडक्ट करवा के, मैंने बोला था ना इन हैंड सैलरी होता है, ठीक है, इन हैंड मतलब मान लो किसी ने कंपनी ने बोला आपका सैलरी है 1,75,000, लेकिन आप 75,000 अगर आपको पीएफ में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, पीएफ किसका बनेगा, उनका ही बनेगा। पीएफ का रूल्स क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का ऑर्गेनाइजेशन भी पे करेगा और जो है एम्प्लॉय भी पे करेगा, तो इनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा 1 लाख। ये मैंने पूरे डिटेल्स में बताया था जब मैंने तुम लोगों को स्टैट्यूटरी जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन होता है उसका बताया था एकदम स्टार्टिंग डे में एम्प्लॉय कॉस्ट का, ठीक है। तो मुझे बोलो कि अगर एम्प्लॉय अपने सैलरी से 75,000 पीएफ में डिपॉजिट कर रहा है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है या फिर वो अपने सैलरी से डिडक्ट करवा रहे हैं, तो ये दोनों का होता है ना कंट्रीब्यूशन पीएफ में, तो क्या ये खर्चा आना चाहिए, एम्प्लॉयर का तो आएगा ही, एम्प्लॉय का क्या आना चाहिए। नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आना चाहिए। बोलो, तुम लोग आंसर दोगे तो तुम लोग को ही क्लियर हो जाएगा कुछ गलत हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, तो इसको नहीं लिख रहे, खत्म बात, ठीक है। फिर बोल रहा है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होता है तो रिम्बर्स करने का मतलब क्या, इम्प्लॉई लाके बिल दिखाए, देखिए मेरा ये मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, मैंने ऐसे डॉक्टर कंसल्ट किया या फिर हम एडमिट थे तो मेरा ये खर्चा हुआ, तो इम्प्लॉयर इम्प्लॉयर बोल रहा है देखो मेरा तो बात हुआ ही था आपसे पहले ही कि आपका जो भी बिल आएगा हम 67,000 रिम्बर्स कर देंगे, तो ये एक एक्सपेंसेस है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल का ट्रीटमेंट हुआ इम्प्लॉय का और उसमें 67,000 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिम्बर्समेंट हुआ, क्या ये इम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। देखो खर्चा मतलब हम ये नहीं ऐसा मत सोचो कि इम्प्लॉई अगर एडमिट होगा तो ही खर्चा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, मुझे तो पहले से तो एजम्पशन मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है किसी को मुझे ये पेमेंट देना है, तो मुझे वो खर्चा सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैंने अगर किसी को बोला हम तुमको 100 रुपए देंगे, हाँ बोलो, बोला आएगा कि नहीं, और एक बार बोलो। आएगा, ठीक है। देखो अगर मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया है कि मुझे 100 रुपीज देना है, अगर मान लो तुम्हारा ये प्रॉब्लम हुआ तो, लेकिन अब इसका मतलब मुझे ये पैसा तो बचत करके रखना पड़ेगा ना। अब देखो एम्प्लॉय जब हॉस्पिटलाइज्ड होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने अगर बताया है कि हम इतना खर्चा बेयर करेंगे तो एम्प्लॉय को रखने का खर्चा मेरा इतना आ रहा है कि नहीं, मुझे इतना पैसा, जैसे देखो यहाँ पर ये जो फैमिली मेंबर अगर हॉस्पिटलाइज्ड होता है जब होगा तब 19,000 देंगे, ऐसा नहीं होता है, मुझे तो प्रोविजन करके रखना पड़ेगा ना, तो मेरा इम्प्लॉय को रखने का खर्चा हम निकाल रहे हैं कि मुझे 5 लाख उसे देना है, ठीक है, अब एक जन है कि 5 जन है वो छोड़ो, मुझे 5 लाख देना पड़ेगा, मुझे इतना रेंट का खर्चा बियर करना पड़ेगा, मुझे पीएफ में इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिमिलरली मुझे रिम्बर्समेंट का खर्चा भी रखना है, हॉस्पिटलाइजेशन उनके घर के किसी मेंबर का हुआ तो भी मुझे देखना है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस 67,000। अच्छा, और यहाँ पर ये देखो ये भी आना चाहिए, मैंने बता ही दिया, मुझे तुम लोगों से ही पूछना था, ठीक है, नेक्स्ट वाला पूछ लेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना बेयर करने का सोचा है वो उनका कॉस्ट होगा, अगर मैंने किसी को बोला है भाई तुम्हारा जो भी खर्चा होगा उसमें हम 10,000 अपनी तरफ से देंगे, हम रिम्बर्स करेंगे, तो मुझे तो वो खर्चा, मेरा तो खर्चा ही हुआ ना, जब वो बोलेंगे उस कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर किस चीज का बोला है, हॉस्पिटलाइजेशन का, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो एम्प्लॉयर को 19,000 अपने पॉकेट से देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को रखने का खर्चे में ही तो आ गया, तो यहाँ पर ऐड होगा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर पेड बाय द एम्प्लॉयर 19,000 ये पे करने का बात हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फेस्टिवल बोनस, बोलो ये एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये तुम लोग को बताना ही चाहिए, फेस्टिवल बोनस, बोनस आता है कि नहीं आता है एम्प्लॉय कॉस्ट में, इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, आएगा, ठीक है, फेस्टिवल बोनस बोला है, अगर फेस्टिवल को हटा देते बोनस, बोनस तो एम्प्लॉय कॉस्ट ही होता है ना, अब ये किस चीज का बोनस है, फेस्टिवल बोनस, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 20,000, ठीक है।
अब और एक अमाउंट दिया हुआ है फेस्टिवल एडवांस, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा सोच के बताओ। कोई इम्प्लॉय अगर इम्प्लॉयर को जाके बोलता है मुझे पैसे का बहुत जरूरत है, मुझे कुछ एडवांस कर दीजिए, तो क्या ये इम्प्लॉयर का कॉस्ट हुआ या फिर नहीं होगा, बताओ। थोड़ा सा सोचो अगर तुम। हाँ बोलो। अगर मान लो कि तुम लोगों का एक मान लो कोई भी शॉप है, ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे फोटो फ्रेम वगैरह का शॉप है, ठीक है, वहां पर मान लो तुम लोगों ने एक स्टाफ को रखा है, उनको पैसे का जरूरत था, उनको एडवांस दे दिए, तो क्या बाद में वो सैलरी से कट करोगे कि नहीं करोगे? एडवांस का बात अलग होता है, बोनस का बात अलग होता है। अब कोई हमारे साथ काम करता है तो उनको पैसे का जरूरत होता है, तो वो कहाँ मांगेंगे? वो उन्हीं से ना मांगेंगे एडवांस जिनके वहां पर वो काम करते हैं। नॉर्मली सैलरीड पर्सन के केस में ये वाला होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एडवांस मांग सकते हैं कि मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। तो एडवांस देने का मतलब क्या होता है कि बाद में मेरे सैलरी से एडजस्ट कर लीजिएगा, ये तो कोई पेमेंट नहीं हुआ। ये एडवांस का मतलब जरूरत पे उनको पहले पैसा दे दिया गया एडवांस, ठीक है, मतलब लोन की तरह हो गया ना, तो बाद में वो पैसा डिडक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो किसी का सैलरी है सपोज 30,000, वो बोल रहा है मुझे इस मंथ का सैलरी मिल गया, लेकिन ना मुझे नेक्स्ट मंथ का भी दे दीजिए क्योंकि मुझे पैसे का बहुत जरूरत है। इस चीज को क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं, ठीक है। या फिर बोल दिया मुझे 15,000 दे दीजिए, नेक्स्ट मंथ मुझे 30 के जगह 15,000 सैलरी दे दीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे का जरूरत है। तो कोई अगर एडवांस मांग रहा है तो वो उधार मांग रहा है बेसिकली। तो अब बताओ मुझे ये इम्प्लॉय कॉस्ट में आना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर कोई सैलरी के साथ एडजस्ट करेगा, बोल रहा है सैलरी का तो खर्चा हम लोगों ने ले रखा है बेसिक पे इतना, तो एडवांस बोन सॉरी फेस्टिवल एडवांस क्या ये आएगा? फेस्टिवल बोनस तो आएगा कि वो तो कंपनी अपने तरफ से दे रही है कि भाई फेस्टिवल बोनस लो। बोनस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने ज्यादा काम किया है। जब कोई भी फेस्टिव आता है तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा काम होता है, तो वर्कर लोगों को ज्यादा पेमेंट नहीं देने से वो काम नहीं। इसलिए देखोगे जब भी कोई ऑकेशन आता है तो बोनस सभी वर्कर को मिलता है। जैसे वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा होता है तो वहां उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि फेस्टिवल एडवांस जो है, फेस्टिवल एडवांस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत सारा बात डिस्कस किया, अब तुम लोग अपना दिमाग लगा के बोलो एडवांस इसमें आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा मैम। नहीं आएगा क्योंकि एडवांस अगर सैलरी से ही एडजस्ट होगा तो बेसिक पे मेरा तो वही रहा ना। जैसे मैंने बताया कि देखो हम किसी को 30,000 पर मंथ सैलरी देते हैं, ठीक है, वो मैंने पे कर दिया जब मुझे पे करना है। नेक्स्ट मंथ आया नहीं, उसके पहले वो बोल रहे मुझे अभी 15,000 दे दो, तो हम बोलेंगे अभी तो मंथ आया ही नहीं आपका, कैसे दे दे? तो वो बोलेंगे मुझे पैसे का जरूरत है, एडवांस दे दो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेक्स्ट मंथ भी हम उनको 30,000 सैलरी देंगे, ऐसा नहीं होता। फिर नेक्स्ट मंथ हम उनको बचा हुआ 15,000 देंगे, ये बोलेंगे देखिए आपने एडवांस लिया था, अभी आप फिर 15,000 आपको मिलेगा। उनको भी ये बात मानना पड़ेगा। तो एडवांस में बात अलग होता है ना, तो ये लैंग्वेज पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं। लिस्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड इस तरीके का लिस्ट बनता है, बट इसका क्या जरूरत है? अगर हम लोग समझ के पढ़ते हैं लिस्ट कितना रटोगे, ठीक है, कोई भी अलग अलग नाम हमें दे सकता है। चलो ऐड करके देखते हैं, 5 लाख और 1 लाख, 6,60,000 प्लस 75। ये देखो 6,60,000 यहाँ पर ऐड करते हैं, 19 प्लस 20 प्लस 67 प्लस 75। 8,41,000 इम्प्लॉय कॉस्ट। इम्प्लॉय कॉस्ट में हमें ये देखना है कि अगर हम लोग किसी इम्प्लॉय को रख रहे हैं काम पे तो हमारे पॉकेट से कितना जा रहा है, वही इम्प्लॉय कॉस्ट होगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। 44। 44 नंबर में मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट विथ स्पेशल आइटम, मतलब यहाँ पर कुछ स्पेशल आइटम है इसीलिए स्पेशल आइटम लिख दिया है। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं देगा, हमें क्वेश्चन नॉर्मल ऐसा दे देगा। ग्रॉस पे 10,30,000 इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉइज, ठीक है। ग्रॉस पे का मतलब होता है जो बेसिक पे है, टोटल इतना पे हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 25,000 इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये 25,000 किस चीज का है? बोल रहा है कि आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉइज। अब आइडल टाइम दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल
आइडल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखो कंसेप्ट तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया ना। तो ये सारी चीज हम लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में जरूर किया, अभी हम बताएंगे तो तुम लोग को और भी रिकॉल होगा। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि इसमें एम्प्लॉय का कोई गलती नहीं था, मतलब गलती नहीं एक्चुअली। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जैसे मान लो टिफिन कर रहा है एम्प्लॉय, याद आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लो ऑफिस में जब उसने एंटर किया, वहां से लेके फैक्ट्री ग्राउंड तक जाने के लिए उसको 5 से 10 मिनट चल के जाना पड़ता है, या फिर मशीन को सेटअप करके फिर स्टार्ट करना पड़ता है, ये सब नॉर्मल आइडल टाइम है। ये हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेटेरियल का मैनेजमेंट सही नहीं था, मेटेरियल खत्म हो गया, इसीलिए इंप्लॉय बैठा है, लेबर बैठा है, काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया जिसपे वर्कर कुछ नहीं कर सकता, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। एबनॉर्मल आइडल टाइम हम लोग बोलते थे कि हमारे लिए लॉस है, इसे कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट हम लोग अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, मतलब प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हम लोगों ने लेबर, मटेरियल खत्म हो गया, लेबर सारा दिन ही बैठा था, काम नहीं किया, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन बंद रहा। लेकिन क्या हम लोग लेबर को ऐसे बोलेंगे कि क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ, मटेरियल नहीं था, तो आपको पेमेंट नहीं करेंगे? लेबर कॉस्ट तो मेरा लग गया, लेकिन मेरे लिए लॉस हो गया। जो लेबर कॉस्ट मैंने पे किया उसमें मुझे जीरो प्रोडक्शन मिला। अब ये चीज को हम अपने कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इससे मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे मान लो नॉर्मली मुझे पता है कि 1 यूनिट बनाने का खर्चा होता है 10 रुपया, ठीक है। मान लो उस दिन मशीन ब्रेकडाउन होने की वजह से, या फिर मटेरियल जो है शॉर्ट आउट होने के मतलब जो है स्टॉक आउटफ्लो हो जाने की वजह से, मतलब सॉरी स्टॉक आउटफ्लो बोल रहे हैं, मतलब स्टॉक में जो है वो पूरा खत्म हो गया मटेरियल, इसलिए वर्कर बैठा था। तो हम लोगों ने वर्कर को 10 रुपए पे कर दिए। मान लो एक दिन का 10 रुपए होता है, एक दिन में 1 यूनिट बनता है, हम एकदम सिंपल एग्जांपल से बता रहे हैं। अब हम लोग वर्कर को 1 यूनिट दे दिए, बट उसने 0 यूनिट प्रोडक्शन किया, क्योंकि कर नहीं सक रहा था। जैसे कि मान लो मशीन खराब था, मटेरियल खत्म हो गया था, नहीं कर सक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि नेक्स्ट दिन जब वो 1 यूनिट बनाएगा और हम लोग उसे 10 रुपए पे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे हमारा तो 20 रुपए खर्चा हो गया। सपोज नेक्स्ट दिन उसने 1 यूनिट बना दिया, ठीक है, वो रोज एक ही यूनिट बनाता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे लास्ट दिन हमारा 0 यूनिट बना, लेकिन उसने उसको हम लोगों ने 10 रुपया दिया, तो 1 यूनिट का 20 रुपया। ऐसा हम लोग कॉस्टिंग नहीं कर सकते। इस पे जब प्रॉफिट लगाएंगे तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस, जो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे। इसका हम लोग जो है कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। और नॉर्मल आइडल टाइम को कर सकते, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि वो मशीन मशीन को भी रेस्ट का जरूरत होता है, ठीक है। तो ये जो है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉयज 25,000। अब ये आइडल टाइम कैसा है ये हमें नहीं बोला है, तो इससे ये बात क्लियर होता है कि अगर नॉर्मल आइडल टाइम कंसिडर करते हैं तो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड रहने दो, कुछ नहीं करना है। हम लोग नॉर्मल आइडल टाइम को अपने कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल आइडल टाइम था और एबनॉर्मल आइडल टाइम था और हम लोगों ने पे किया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग एजम्पशन क्या ले रहे हैं। अगर हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि ये नॉर्मल आइडल टाइम है तो इंक्लूड रहने दो, अगर एजम्पशन लेते हैं कि एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो लेस कर दो। तो हम ये रिकमेंड करेंगे इसको तुम लोग एबनॉर्मली मान लो, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दे दिया है तो इसका मतलब इसका कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रहा होगा। अगर नॉर्मली होता ना तो फिर ये अलग से नहीं बताता, ठीक है। अब वैसे अगर नॉर्मल भी मानोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, देखो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में हमें, हम लोग अपने हिसाब से नोट देके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही बता दिया। अगर एबनॉर्मल मानते हो तो माइनस कर देना, नॉर्मल मानते हो तो माइनस मत करना, ठीक है। फिर बोल रहा है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में एम्प्लॉय को रखने का जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया गया है एम्प्लॉयर के तरफ से। दिस एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअली वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का ही है, ठीक है। मतलब अपने ही घर में रहने के लिए, घर में मतलब मान लो दो अलग अलग फ्लैट है, वहां रहने के लिए दे दिया, ठीक है। लेकिन रहने पे क्या होता है, घर का डिप्रिशिएशन या फिर फ्लैट का या फिर जो भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है डिप्रिशिएशन ऑफ एकोमोडेशन 1 लाख हो रहा है, मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ एकोमोडेशन 90,000 हो रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ रहा है 3,000। अब जब इंप्लॉय को कह ही दिया है भाई तुम फ्री पे रहो, तो अगर रहने का जो भी खर्चा हो रहा है, मतलब उसके खाने पीने का छोड़ के, मतलब इंप्लॉय का पर्सनल खर्चे के अलावा एक जगह पे रहने का तो खर्चा होता है, एक घर को मेंटेन करने का खर्चा होता है,
उसका कुछ टैक्स वगैरह होता है, ये देखो म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, तो ये बोल रहा है कि 3000। ये सारे खर्चे कौन बियर कर रहा होगा? इम्प्लॉई बियर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयर को सॉरी एम्प्लॉयर बेयर कर रहा होगा, हमने ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हाँ, ये कौन पे करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन ये सारे खर्चे बेयर कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने लेबर को यानी एम्प्लॉय को बोल दिया है कि आप फ्री में रहो, तो आपको ये सारे खर्चे नहीं करना है, फ्री में रहने के लिए बोला है, ये नहीं बोला है कि आपको खाने पीने का भी खर्चा देने का, ऐसा नहीं। अब खाना मतलब क्या बोलते हैं, फूड क्लोथ ये सब वो अपने आप ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो एकोमोडेशन का खर्चा, एक घर जो जरूरत होता है इंसान को रहने के लिए, उस पे रिलेटेड जैसे डिप्रिशिएशन, और यहाँ पर 3 खर्चा बोला है, मेंटेनेंस का खर्चा और एक होता है म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है। ये सारे चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से पे हो रहा है। फिर बोल रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर ने पीएफ में इतना कंट्रीब्यूट करने का बात कर दिया है, इंक्लूडिंग ए पेनल्टी ऑफ 2000 फॉर वायोलेशन ऑफ पीएफ रूल्स। बोल रहा है कि इसमें 2000 रुपए का एक पेनल्टी इंक्लूडेड है। किस बात का? इन्होंने पीएफ रूल्स को तोड़ा था। किसने? एम्प्लॉयर ने पीएफ रूल्स को तोड़ दिया था, वायलेट किया था, इसीलिए उनको 2000 का पेनल्टी देना पड़ा। तो इस वजह से उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन आया विथ पेनल्टी 1 लाख। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, कंप्यूट एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। मैंने सारी चीज तुम लोगों को एक एक करके बता दिया डिटेल्स में। अब तुम लोग मुझे बताना कौन कौन सा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। पहले लिखते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ग्रॉस पे, यहाँ पर लिख देते हैं नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। हम इसको एबनॉर्मल आइडल टाइम मान के ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग भी यही वाला फॉलो करो। 10,30,000 माइनस 25,000। इसके बाद ऐड करते हैं। अच्छा बोलो, ये एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चा एम्प्लॉयर के तरफ से हो रहा है, क्या ये सारे खर्चे जैसे कि डिप्रिशिएशन, मेंटेनेंस और म्यूनिसिपल टैक्स, क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। होगा, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग के पॉकेट से ये सारे खर्चे हो रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय को रखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो इसमें आता है डिप्रिशिएशन, मेंटेनेंस, म्यूनिसिपल टैक्स। डिप्रिशिएशन 1,90,000, यहाँ पर 1,90,000, 3,000, तो 1,93,000। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 1 लाख। अब इसमें पेनल्टी इंक्लूडेड है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले ये बताओ टुवर्ड्स पीएफ, ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। फिर बताओ कि अमाउंट कितना होगा। पहले ये बताओ कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होता है कि नहीं होता है? अभी अभी तो हम लोगों ने किया था इसके पहले वाले। होता है, लेकिन मुझे ये बताओ कितना लिखे हम, 1 लाख लिखे या कितना लिखना चाहिए मुझे? थोड़ा सा सोच के बताओ कितना लिखे। पीएफ में एक्चुअली जितना कंट्रीब्यूट होना चाहिए मुझे उतना ही लिखना चाहिए ना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रूल्स वायलेट किया है, उसके वजह से उसे पेनल्टी लगा है, क्या ये उसका मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो आएगा? पेनल्टी क्या कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस है या एबनॉर्मल है? पहले ये सोचो ना।
क्या पेनल्टी रोज रोज लगता है? पेनल्टी कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस है कि पेनल्टी हमेशा ही लगेगा जब भी हम लोग पीएफ का कंट्रीब्यूशन करेंगे? या फिर ये कोई मतलब स्पेशल केस हुआ? स्पेशल केस। हाँ स्पेशल केस हुआ ना, जैसे मान लो कि हम लोग के पास कोई लाइसेंस है गाड़ी चलाने का जो भी हो, ठीक है, हम लोग उसे रिन्यू नहीं करवाए इसीलिए हमें पेनल्टी लग गया। नॉर्मली रिन्यू करवाने का खर्चा लगता है सपोज 2000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सही टाइम पे रिन्यू नहीं करवाया और उसको यूज किए जा रहे तो हमें 500 रुपए पेनल्टी लग गया, तो हम लोग का रिन्यू का खर्चा 2500 आ गया। लेकिन एक्चुअली अगर कोई पूछे कि लाइसेंस रिन्यू का खर्चा कितना है तो हम लोग 2500 बोलेंगे कि 2000 बोलेंगे? 2000 ही बोलेंगे। 500 तो हमारा मिस्टेक है इसलिए हम लोगों ने पे किया, लेकिन चीज का खर्चा तो 2000 ही हुआ ना। वो तो 500 हमारी गलती की वजह से उसमें एड ऑन हो गया, वो हमारे लिए हो रहा है। लेकिन अगर कोई इन जनरल पूछे कि इस चीज का जो है लाइसेंस का खर्चा कितना होता है रिन्यू करवाने का, तो क्या हम लोग उसे बोलेंगे 2500? 2000 ही ना बोलेंगे। तो वैसे ही पीएफ में कंट्रीब्यूशन जो भी है उसमें पेनल्टी 2000 इंक्लूडेड है, क्योंकि पेनल्टी लगा था क्योंकि पीएफ रूल्स वायलेट हुआ था। अब मुझे ये बताओ कि फिर पीएफ में मुझे कितना खर्चा दिखाना चाहिए इंप्लॉय के लिए, मतलब इंप्लॉय कॉस्ट के लिए? बोलो, गलत होगा तो होगा, बोलो। मैंने तो इतने सारे हिंट्स दिए। 98। करेक्ट, 98,000 दिखाएंगे ना, क्योंकि 2000 तो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो गया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सक्लूडिंग पेनल्टी पेड टू पीएफ ऑथोरिटी, ठीक है। तो ये हो गया 98,000। बस, और कोई खर्चा? आ, हाँ एक खर्चा है इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, लेकिन ये तो यहाँ पर नहीं आता है। इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो इम्प्लॉय खुद कर रहा है, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसको ऐड करते हैं। हाँ, अगर इम्प्लॉय का अर्निंग कितना हो रहा है ये पूछा जाता हमें कि इम्प्लॉय का अर्निंग कितना होता है, तो ये वाला पीएफ उसमें आता है कि एक इम्प्लॉय उसका एबीसीडी जो भी नाम हो वो उनका कितना इनकम है, तो फिर वो इसमें ऐड होता है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं। अच्छा, ये ऐड भी क्यों होता है? देखो, पीएफ हमें बाद में मिलता है रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे, लेकिन ये क्यों ऐड होता है? क्योंकि ये हमारे सैलरी से ही मंथली बेसिस पे डिडक्ट होके चला जाता है, इसी वजह से ये हम लोग ऐड करके दिखाते हैं। ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन शायद किया था कि इम्प्लॉय का अर्निंग भी बताओ और इम्प्लॉय कॉस्ट भी बताओ, ऐसे ही कंबाइंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ, ठीक है। तो इम्प्लॉय कॉस्ट लिख लेते हैं, टोटल कितना होगा? 1,05,000, 1,93 और 98, 12,96,000, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 44 नंबर, 45। नंबर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर से एम्प्लॉय कॉस्ट ही हमें मेजर करना है। मेटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट दिया हुआ है, परक्विजिट टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, स्पेशल सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी, रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉइज आउट ऑफ परक्विजिट एक्सटेंडेड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फेस्टिवल बोनस, अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हम बता देंगे क्या कौन सा स्पेशल आइटम जो है वो हम बता देते हैं कैसे करके होगा। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, मुझे बताओ मेटेरियल कंज्यूम्ड आएगा? हम लोग कैलकुलेट करें एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या मेटेरियल कंज्यूम्ड आएगा? नहीं आएगा मैम। नहीं आएगा। सैलरी आएगा? हाँ मैम। हाँ सैलरीज आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज।
15 लाख। मेटेरियल तो मेटेरियल में जाएगा, यहाँ क्यों आएगा? अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है इम्प्लॉइज ट्रेनिंग कॉस्ट। ये मैंने शायद कभी बताया नहीं है, लेकिन तुम लोग कोशिश करके बताओ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, क्या वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा या फिर वो अदर एक्सपेंसेस में आना चाहिए? मैंने हिंट्स दे दिया, ये या तो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा या अदर एक्सपेंस। तुम लोग बताओ, क्या ट्रेनिंग कॉस्ट ये हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट हो सकता है? क्या लगता है तुम लोग को? ऑब्वियसली एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉकेट से आउटफ्लो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉय को रखने के खर्चे में वो ऐड करेगा या फिर वो ऐसा मानेगा कि ये खर्चा तो मुझे करना ही पड़ेगा? ये आप देखो, जितने लोगों को ट्रेनिंग में देगा, क्या सभी काम करेंगे? हो सकता है बीच में ही कोई चला गया, हो सकता है ना कोई बीच में चला गया, या फिर ट्रेनिंग लेने के बाद 1-2 दिन काम किया फिर चला गया। ठीक है, तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, क्या ये हमारा नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ मैम। नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी हमारे नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? जब कोई वर्कर परमानेंटली काम कर रहा है, उसे हम लोग सैलरी वगैरह, वेजेस जो भी है, जिसका जो भी स्किल्ड अनस्किल्ड, इसके हिसाब से पेमेंट कर रहा है। जब वो कोई हमें आउटपुट दे रहा है, तब हम लोग जो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो वो होता है हम लोग का एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट फिनिश गुड्स में जिस कॉस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट तो बहुत सारे लोगों पे हो रहा है, तो इंडिविजुअली एक एक जन पे तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर टोटल में भी हम लोग चेक करें कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना खर्चा हो रहा है लोगों को रखने का, तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है ये अदर एक्सपेंसेस होता है, ये कभी एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं परक्विजिट। परक्विजिट आता है? बोलो, ये तुम लोग टैक्स में भी पढ़ते हो। परक्विजिट आएगा? अगर हम लोग, परक्विजिट का मतलब क्या है? एम्प्लॉय को पैसा देने के बदले कुछ फैसिलिटीज हम लोग जो है इन काइंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही परक्विजिट होता है। तो परक्विजिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना? परक्विजिट का खर्चा तो आएगा ही। 4,50,000 हम लोग एम्प्लॉय को रखने के लिए जो खर्चा दे रहे हैं, जैसे भी एकोमोडेशन का खर्चा, वो भी तो परक्विजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय आउट ऑफ द परक्विजिट एक्सटेंडेड। हम लोगों ने एम्प्लॉय को जो परक्विजिट प्रोवाइड किया है, उसमें से 35,000 रिकवरेबल है। मतलब अगर एम्प्लॉय पे 4,50,000 का खर्चा होता है, तो उसमें 35,000 हम लोग उनसे रिकवर कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, परक्विजिट पे एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कितना लिखना चाहिए? 4,50,000। हाँ, 4,15,000, दोनों को नेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लीज, नहीं, इसको कैसे लिखें? 4,15,000 इसका परक्विजिट टू एम्प्लॉय ऐसे ही लिखते थे, नेट लिख देते हैं, नेट। 4,50,000 माइनस 35,000, 4,15,000। अच्छा, फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड क्या बोला है? देखो यहाँ पर 4 लाख बोला है कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, और तो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, ग्रेचुइटी के कुछ रिकवरी ये सब नहीं बोला है, तो ग्रेचुइटी तो आएगा ही। ठीक है, ग्रेचुइटी हम लोग एम्प्लॉय को रख, जैसे पेंशन होता है वैसे ग्रेचुइटी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड 4 लाख। अच्छा, इसके बाद लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, ये हम लोगों ने इसके पहले भी किया। लीज रेंट ये तो आएगा, ऐड कर देते हैं। लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू
एम्प्लॉइज 3 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद ये देखो, ये तो हम लोगों ने कर लिया, स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी। अच्छा, बोल रहा है कि सब्सिडी मिल रहा है, एम्प्लॉय का जो सैलरी दे रहे हैं उसमें गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी का मतलब है जब गवर्नमेंट हमारे लिए कोई खर्चा पे करता है, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं पर एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिस लैंड का जो है कॉस्ट है मान लो 1 करोड़, अब गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम इसमें 5 लाख सब्सिडी देंगे, मतलब हमें 1 करोड़ से 5 लाख रुपीज कम पे करना पड़ेगा उस लैंड को ऑक्युपाई करने के लिए, ठीक है। सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से छूट, जैसे पहले जो है गैस सिलेंडर पे हुआ करता था, ठीक है, सब्सिडी, तो सब्सिडी पे जो है छूट मिलता है। तो यहाँ पर देखो, स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय को जो भी सैलरी दिया जाएगा उसमें से गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आएगा 2,75,000, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये अमाउंट किससे माइनस होना चाहिए या फिर कुछ नहीं होगा, मुझे ये बताओ, इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। बोलो, सैलरी जो भी मेरा होगा उसमें 2,75,000 तो गवर्नमेंट की तरफ से रिम्बर्स होगा, तो ये क्या करे। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, किससे होगा बोलो, सैलरी से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, सैलरी से ही होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने सैलरी 15 लाख लिख दिया है, तो यहाँ नीचे माइनस करके भी लिख सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ नेट ऑफ सैलरी बोल के भी लिख के चेंज कर सकते हो। एक काम करते हैं, नेट ऑफ सैलरी, अच्छा ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, सब्सिडी बोल, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम टूवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी। ये तुम लोग चाहो तो वहां पर भी माइनस कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर। चलो, अभी भी 2 पॉइंट बाकी है हम लोग का, यहाँ पर सारा चीज हो गया। फेस्टिवल बोनस, बोलो ये आएगा कि नहीं, अभी अभी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में, फेस्टिवल बोनस आएगा ना, आएगा। बोनस, हाँ बोनस है, ये हमेशा आएगा, कैसा भी बोनस हो। यहाँ नाम दे दिया है, फेस्टिवल के लिए दिया गया था इसलिए फेस्टिवल बोनस। और लास्ट पॉइंट ये हम समझाते हैं, अनएमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, बोल रहा है कि कोई एक एक्टिविटी, ऑपरेशन यानी कि कोई एक एक्टिविटी, कोई एक काम जो कि परफॉर्म हो रहा था वो अब बंद हो गया, ठीक है। अब वहां पर हम लोगों ने जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड किया था वो अनएमोटाइज्ड पड़ा हुआ है, अनएमोटाइज्ड का मतलब हम लोगों ने उसे राइट ऑफ नहीं किया, ठीक है। उसका अमाउंट कितना है, 90,000। एक कोई एक्टिव मतलब एक कोई काम हो रहा था, ठीक है, कोई भी एक जॉब या एक्टिविटी बोलो या फिर उसे ऑपरेशन बोलो, जो भी बोलो, इम्प्लॉय लोग कोई एक काम कर रहे थे, ठीक है, कोई एक काम कर रहे थे, लेकिन वो काम अचानक से बंद हो गया, जैसे मान लो फर्नीचर बन रहा था तो फर्नीचर बनने का काम बंद हो गया। वहां पर हम लोगों ने जो इम्प्लॉय कॉस्ट सोचा था उसमें अभी भी 90,000 हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा था, मतलब पेमेंट कुछ कर दिया। सपोज हम लोगों ने सोचा कि ये पूरे काम को कंप्लीट करने में हम लोगों का 1 लाख 5 लाख रुपीज का खर्चा होगा, ठीक है। अब 5 लाख हम लोगों ने कुछ अमाउंट पे कर दिया होगा, लेकिन अभी भी 90,000 हमारा पे करना बाकी रहा, लेकिन काम बंद हो गया, तो फिर पे नहीं करेंगे। अगर हमें काम करवाना ही नहीं है, नहीं हो रहा है, कोई भी रीजन हो, काम बंद हो गया और 90,000 हम लोग का अभी भी अनएमोटाइज्ड हालत में पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने वो अमाउंट पे नहीं किया बिकॉज काम बंद हो गया। तो क्या वो 90,000 हमारा इंप्लॉय कॉस्ट होगा। इंप्लॉय कॉस्ट तो तब होगा ना जब हमारे पॉकेट से आउटफ्लो होगा। क्या ये 90,000 जो कि अनएमोटाइज्ड है, उस एक्टिविटी का जो डिसकंटिन्यूड हो चुका है, क्या ये अमाउंट हमारा इंक्लूड होना चाहिए इंप्लॉय कॉस्ट में या नहीं होना चाहिए। बोलो, मैंने तो बहुत सारा पॉइंट बताया तुम लोग को। कोई एक एक्टिविटी हो रहा था जो डिसकंटिन्यूड हो गया, तो उसपे मेरा, जैसे मान लो मेरे पास ये एम्प्लॉय है, तुम लोग इसका मेटेरियल ही सोचो, मैंने 2 लाख रुपए का मेटेरियल लाया, मान लो 2 लाख रुपए का मैंने वुड लाया, ठीक है, लकड़ी लेके आए कि हम लोग जो है फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन अब अगर मेरा फर्नीचर बनना ही बंद हो गया है, तो वो लकड़ी का खर्चा जो है वो मेरे फर्नीचर पे तो मतलब हम लोग उसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब उसमें से जितना जितना लकड़ी लगता उतना उतना कॉस्ट हम लोग
प्रोडक्ट में ऐड करके देते। लेकिन अब अगर वो मेरा यूज ही नहीं हो रहा है तो वो तो मेरा पड़ा हुआ है, तो वो मेरे मेटेरियल कॉस्ट में कैसे आएगा किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए? आ नहीं सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम कारपेंटर को जो पेमेंट करते हैं, अब वो कारपेंटर आएंगे ही नहीं काम करने के लिए क्योंकि काम ही बंद हो गया है, तो मुझे वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो 90,000 अनपेड अमाउंट है, क्या इम्प्लॉय कॉस्ट के साथ रिलेटेड था? हम लोग को इम्प्लॉय को पे करना था, लेकिन अब काम ही बंद हो गया और ये अमाउंट अनएमोटाइज पड़ा हुआ है। मतलब हम लोगों ने इसे राइट ऑफ, मतलब वहां पर क्लोज नहीं किया उस खर्चे को। मतलब एंट्री समझते हैं ना हम लोग अकाउंट्स में, कि हम लोगों ने इम्प्लॉय कॉस्ट को जो ड्यू किया था कि इम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ऐसे देखो हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जब हम लोग किसी को सैलरी पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, सैलरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मान लो मिस्टर ए, ये ड्यू कर दिया ना। अब अगर मिस्टर ए काम आगे करेंगे नहीं तो उनको पे नहीं करना पड़ेगा, तो फिर वो अमाउंट अनएमोटाइज्ड हो गया ना। अब अगर हम लोग पे करते हैं तो क्या करते हैं, मिस्टर ए टू कैश या बैंक करते हैं, लेकिन मुझे अगर पे ही नहीं करना है क्योंकि काम बंद हो गया, तो मिस्टर ए को डेबिट करेंगे, अनएमोटाइज्ड हो जाएगा ना। नहीं तो एमोटाइज करने का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करना। तो मुझे पैसे को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर मुझे उस एक्टिविटी को ही बंद करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो एक्टिविटी बंद नहीं की, मतलब उसका अनएमोटाइज्ड अमाउंट हम लोगों ने अभी तक जो है राइट ऑफ नहीं किया है, अनएमोटाइज नहीं किया है 90,000, तो क्या वो इम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब हम लोगों ने पे तो किया नहीं है, तो क्या ये इम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि काम ही बंद हो गया तो पे किसको करने जाए, डिसकंटिन्यू हो चुका है ऑपरेशन। तो अगर कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो क्या मेरा ये इम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा? मतलब ना तो ड्यू हो रहा है ना तो आउटफ्लो हो रहा है, ना तो मुझे देना है ऐसा सोच रहे हैं, ना तो मैंने दिया है क्योंकि काम ही बंद हो गया। काम बंद हो गया तो मैंने दिया नहीं, और आगे भी देना नहीं है क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए क्या ये इम्प्लॉय कॉस्ट हमारा यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जब ना तो फ्यूचर में पे करना है, ना तो पेबल है, ना तो पेड है, ठीक है। लेकिन ये मैंने सोचा था कि पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये देखो, ये अनएमोटाइज्ड को अगर छोड़ दो, अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, कोई एक एक्टिविटी बंद हो गया, उसका जो खर्चा पे करना था वो 90,000 था, वो हम लोगों ने राइट ऑफ किया नहीं। अब वो खर्चा मुझे पे ही नहीं करना है, तो हम क्यों उसको एम्प्लॉय कॉस्ट में जोड़े, वो तो मेरे पॉकेट से जाने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, आगे फ्यूचर में भी नहीं करने वाले हैं, तो फिर ये क्यों आएगा? तो ठीक है, ऐड करते 15 लाख और 4 लाख, 19,15,000, और 4 लाख 3 लाख, 7 लाख, 7 8 9 लाख 75,000, और 50,000, 29 लाख। ओ, ये माइनस होगा, ये भी मैंने ऐड कर लिया, ये माइनस है इसीलिए ज्यादा हो गया, 23,90,000 एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, चल अब यहाँ पर 22, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं तो कंप्लीट होगा। ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखते क्या बोला है, अमर अकबर एंड एंथनी आर थ्री वर्कर्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर 40 आवर्स वीक, ठीक है। वीकली उन्होंने 40 आवर्स काम किया है और उसमें उन्होंने आउटपुट दिया है 96, अमर ने 111, अकबर ने, एंथनी ने 126 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। द गारंटेड रेट पर आवर इज 10 पर आवर। मतलब गारंटेड वेजेस है कि अगर
1 घंटा काम करते हैं तो 10 रुपीज मिलेगा, तो जितने घंटे काम करेंगे उसके हिसाब से 10 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। ये गारंटेड वेज रेट है, ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बाकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करने से बोनस वगैरह मिल सकता है। लो प्राइस रेट इज 4 पर यूनिट। अच्छा, ये लो प्राइस हाई प्राइस ये लैंग्वेज तुम लोगों ने देखा था गैंट टास्क वाले जो मेथड था उसमें देखा था, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो अपनी कॉपी में, वहां लिखा हुआ था। तो जो भी हो, यहाँ अगर नहीं भी मेथड याद है तो क्वेश्चन में जो बोला है उसको फॉलो करने से आंसर हो जाएगा। तो देखो, लो पीस रेट 4 पर यूनिट, कम से कम मतलब अगर कम पीस रेट का अगर सबसे कम पेमेंट का हम लोग देखें सिस्टम तो दैट इज 4 पर यूनिट, और हाई पीस रेट अगर देखें तो 6 पर यूनिट। हाई टास्क मतलब मैक्सिमम कितना बनाने के लिए बोला गया था, 100 यूनिट पर वीक, जिसमें से इनका एक्चुअल आउटपुट ये है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। नॉर्मल पीस रेट टू बी टेकन एट 6 पर यूनिट, ये है नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। और ये है गारंटेड वेज रेट जो कि आवरली बेसिस पे दिया हुआ है। कंप्यूट द टोटल अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर्स मेरिक एंड गैंटस बोनस प्लान। हमें 3 अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, सबका टोटल लेबर कॉस्ट भी दिखाना है और कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्निंग अंडर टेलर्स प्लान पर्टिकुलर्स अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है। देखो यहाँ पर टेलर्स का मेथड हम थोड़ा सा याद दिलाते हैं। टेलर्स मेथड जो था उसमें हमें देखना पड़ता था एफिशिएंसी, ठीक है। मेरे एक टेलर्स या गैंटस तीनों में एफिशिएंसी देखना पड़ता था आउटपुट के हिसाब से। तो हम लोग पहले एफिशिएंसी चेक करेंगे, फिर एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट होता था। टेलर्स में क्या होता था, बिलो स्टैंडर्ड होने से 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट और अबव स्टैंडर्ड होने से 120% ऑफ पीस रेट, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। और ये सब पीस रेट के बेसिस पे होता है, तीनों का तीनों मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना बोला गया था, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स। नॉर्मली देखो वीकली 40 आवर्स काम करने के लिए बोला गया था। ये देखो हाई टास्क इज 100 पर 100 यूनिट्स पर वीक, और पर वीक कितना काम करने के लिए बोला गया था, 40 आवर्स। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं 100 100 और 100, और एक्चुअली इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बोला है, 96 111 और 126। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे, इन्होंने 96 यूनिट बनाया है आउट ऑफ 100, तो ये लेस एफिशिएंट है, पता ही चल रहा है, कम बनाया है ना 96%, तो ये हो जाएगा बिलो स्टैंडर्ड। इनका देखो इन्होंने ज्यादा बनाया है आउट ऑफ 100, तो इनका हो गया 111% एबव स्टैंडर्ड। 126 बाई 100 इंटू 100, 126% एबव स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे पीस रेट। जिनका बिलो स्टैंडर्ड होगा उनका 80% ऑफ पीस रेट होना चाहिए, ठीक है। 80% ऑफ पीस रेट लिखेंगे, तो पीस रेट कितना है, पीस रेट हम लोग को पहले देखना पड़ेगा नॉर्मल पीस रेट है। तो नॉर्मल पीस रेट देखो यहाँ पर दे रखा है, एक लो पीस रेट 4 रुपीज, हाई पीस रेट 6 रुपीज, नॉर्मल पीस रेट भी दिया हुआ है 6 रुपीज, तो हमें नॉर्मल पीस रेट पे लेना होता है। हाई और लो जो है वो तो गैंट टास्क पे काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनको 6 रुपीज का 80% मिलेगा और इनको 120% मिलेगा 6 रुपीज का। इनको भी वही, क्योंकि जो टेलर्स था उनका दो ही स्लैब था, एक बिलो 80% और एक 120%। अब इसका देख लो कितना कितना आता है, 6 इंटू 80%, 4.8, 7.2, 7.2, ठीक है। ये हो गया पीस रेट पर पीस।
अच्छा, अब पीस रेट पर पीस के हिसाब से होता है, तो अब हम लोग निकालेंगे टोटल अर्निंग, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? टोटल अर्निंग हो जाएगा, इन्होंने कितना यूनिट बनाया है? 96, 96 इंटू 4.8। इन्होंने बनाया था 111 इंटू 72, ठीक है। और इन्होंने बनाया 126 इंटू 72, नहीं सॉरी 7.2, ये पॉइंट है। देखते हैं कितना हो रहा है। 799.2। 907.2। 4.8। 460.80, ये हो गया टोटल अर्निंग। अब हम लोग निकालेंगे लेबर कॉस्ट पर यूनिट। 460.80 डिवाइडेड बाई 96। ये मैंने 96 से क्यों डिवाइड किया कि अगर हम लोग देखते हैं कि अमर के केस में लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो इनको कितना हम लोगों ने पे किया, टोटल कितना है, इनका प्रोडक्शन कितना था 96, तो इनके ऊपर हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना आया चेक करके देखते हैं। डिवाइडेड बाई 96, तो 4.8 ही आएगा, ठीक है। कितना करके आएगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मैंने यहाँ पर निकाल ही लिया है, जो पीस रेट है वही आएगा, फिर भी क्वेश्चन में बोला है तो इसलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख के करके दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया 111, तो ये हो गया 7.2 और इनका भी 7.2 आएगा, ठीक है। 7.2, तो ये हो गया हम लोग का लेबर कॉस्ट पीस। यहाँ पर टोटल अर्निंग भी निकाल लिया, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, जो कि ये ऑलरेडी बता रहे हैं लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फिर भी क्वेश्चन में बोला था तो उस लैंग्वेज को लिख के मैंने करके दिखा दिया। टेलर्स हो गया। अब मिरिक में देखते हैं इसमें क्या होगा। मिरिक का में यहाँ पर अर्निंग अंडर पर्टिकुलर्स अमर अकबर अमर अकबर एंथनी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स यूनिट में 100, 100, 100। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट में 96, 111 और 126, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो जाएगा, ये देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 करके यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ देख देख के लिख सकते हैं ना, 96, 111 और 126। 96%, 111%, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, तो उसी तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। अगर मतलब ये दोबारा लिखेंगे इसीलिए मैंने ऐसे करके तुम लोग चाहो तो पूरा डिवाइड करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखेंगे जो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये हो गया बिलो, ये एबव, ये एबव, ठीक है। और मेरिट के हिसाब से कैसे पेमेंट होता है, यहाँ पर लिखेंगे पीस रेट। मेरिट के हिसाब से था 110% ऑफ, 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट था, ठीक है, जो कि है 6 रुपीज करके, ठीक है, मतलब नॉर्मल पीस रेट। और एक था हम लोग का 120%, इनका भी था 120% ऑफ 6 रुपीज, 120% ऑफ 6 रुपीज, तो ये दोनों तो हमें पता है 7.2 और 7.2 करके आएगा। और ये वाला देखना पड़ेगा, 6 रुपीज का 110, 6.6, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल अर्निंग। तो 96 इंटू 6.6, इन्होंने 96 यूनिट बनाए। टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? जो जितना पीस प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से, और 110 सॉरी 111, ये देखो 111 इंटू 7.2, और इन्होंने कितना पीस बनाया है? 126, 126 इंटू ये पॉइंट है 7 अच्छा, ये दोनों तो हम लोगों ने एक बार निकाल लिया, यहाँ से देख के लिखेंगे 799.2 और 799.2 और 907.2, और ये देख लेते हैं इंटू 96, 633.60, ठीक है। और लेबर कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, वो भी लिख देते हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये कैसे होगा? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, मतलब ये 633.60 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 96, यानी 6.6 होगा, ये 7.2 होगा, ये 7.2 होगा, मतलब वही आंसर आएगा ना। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे करके लिख के करके देख लो, एक ही बात है। तो आसान है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में किया। ये देखो, ये टोटल अर्निंग मतलब ये वाला डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट करना है, तभी तो हमें पीस रेट मिलेगा, ठीक है। ये वाला वही पूछा है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट मतलब ही पीस रेट। अच्छा, और गैंटस बोनस, यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर्टिकुलर्स, अमर अकबर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स, यूनिट बेसिस पे 100, 100 और 100, एक्चुअल प्रोडक्शन 96, 111, 126, एफिशिएंसी ये देख के ही पता चल रहा है बिलो स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, तो ये हो जाएगा 96%, ऐसे लिख लेते हैं 96%, 111, 126 स्टैंडर्ड, बिलो, एवर, एवर। अच्छा, अब पेमेंट कैसे होगा? अगर बिलो स्टैंडर्ड होता है तो यहाँ पर लिखते हैं पीस रेट, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर अबव स्टैंडर्ड होने से हाई पीस रेट, अबव स्टैंडर्ड होने से हाई पीस रेट, और अगर बिलो स्टैंडर्ड होगा तो गारंटेड टाइम रेट होता है, ठीक है। ये जो मैंने स्लैब लिखवाया था, अभी तो मेरे पास वो वाला पीडीएफ ओपन नहीं है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, तुम लोग देखना, गैंट टास्क में लिखवाया हुआ है। आउटपुट और टाइम दोनों को मिला के होता है ये वाला, ठीक है। गारंटेड टाइम रेट मिलता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर होता है रेट, सिर्फ रेट लिख देते, क्योंकि यहाँ पर ना आउटपुट बेसिस पे भी मिलता है, टाइम बेसिस पे भी मिलता है। अगर बिलो स्टैंडर्ड होता है तो टाइम बेसिस पे, अबव स्टैंडर्ड होता है तो हाई पीस रेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं टोटल अर्निंग। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा? देखो, यहाँ पर टाइम बेसिस पे मिलेगा, तो 40 आवर्स नॉर्मली वीकली काम होता है, 40 आवर्स में 10 पर आवर्स बेसिस पे यहाँ पर मिलेगा 400 रुपीज, ठीक है। हाई पीस रेट कितना है? हाई पीस रेट है ये देखो 6 रुपीज। अब पीस रेट है तो पीस के हिसाब से मिलेगा, तो 111 यूनिट इन्होंने प्रोडक्शन किया है तो 666 रुपीज मिलेगा। जबकि ये आवर बेसिस पे आया, ये आवर है, ये 10 भी जो है ये ₹10 पर आवर है, 10 पर आवर है, ठीक है। और ये है 6 पर पीस, ठीक है। यहाँ पर 126 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 756, ठीक है।
तो पीस रेट ये वाला, और ये देखो टाइम रेट लिखा हुआ है, तो टाइम रेट है तो टाइम के बेसिस पे मिलेगा टोटल अर्निंग। अब हम लोग निकालेंगे लेबर कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे निकालने बोला है, तो 400 हम लोग पे कर रहे हैं 96 यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर नॉर्मली जो हम लोग रेट निकालते हैं तो टैली हो जाता है ना, उसके बेसिस पे ये वाला नहीं आएगा, ये बाकी दोनों टैली होगा। ये देखो 400 डिवाइडेड बाई 96, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4.16, मतलब 4.17 लिख सकते हैं, जबकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन 10 से हुआ, 10 आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पीस रेट निकाल रहे हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, जबकि ये है लेबर कॉस्ट पर आवर। लेकिन इसमें टैली होगा 66 डिवाइडेड बाई 111, यानी ये हो गया 6 रुपीज, 6 पर पीस बेसिस पे, तो ये भी वही हो जाएगा 6। ये कैसे निकालेंगे? 756 डिवाइडेड बाई 126, इतना टोटल पेमेंट के इतना यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, तो 6 रुपीज पर यूनिट करके हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन था यहाँ पर गैंट टास्क का, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो कुछ थ्योरी मैंने बोला था, एक तो थ्योरी है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, पहले इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये कर दिया, ठीक है। देखो, थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। ठीक है, अच्छा देखते हैं, देखो एक सेकंड। पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम कीपिंग और अटेंडेंस प्रोसीड्यूर। जैसे देखो, एम्प्लॉय जब भी, मतलब कोई लेबर, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में हर कोई लेबर होता है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो। ठीक है, तो कोई लेबर अगर हमारा काम करने आ रहा है तो उस वो कितना टाइम काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कीपिंग। जब उसका हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग ऑफ द एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। ठीक है, कितने टाइम वो रह रहा है। ठीक है, इट रेफर्स टू रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग ऑफ द एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। एम्प्लॉय का अटेंडेंस टाइम का जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम कीपिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम लोग ये रिकॉर्डिंग करते हैं? इससे हमें बेनिफिट ये होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। ठीक है, जब हम लोग एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना है, जब हम लोग टाइम बेसिस पे पेमेंट करते हैं, या फिर चेक करेंगे कि एम्प्लॉय कितना टाइम हमारे साथ काम कर रहा है या रह रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पेरोल प्रिपरेशन के लिए ये टाइम कीपिंग हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट, हम लोग ये देख सकते हैं ना कि टाइम कीपिंग को देख के हमें ये पता चलेगा कि वर्कर हमारे साथ कितना काम कर रहे हैं, हम लोग उसे पेमेंट कितना कर रहे हैं, क्या हमारा पेमेंट ज्यादा हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग के पास एक डेटा रहेगा, तो हम लोग अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को एसर्टेन यानी कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसे कंट्रोल में भी रख सकते हैं, जब हमारे पास सही सारे डेटा अवेलेबल होंगे, मतलब आवर्स भी अवेलेबल होंगे, कितने टाइम उन्होंने काम किया और हम लोगों ने क्या पेमेंट किया। ठीक है, फिर लिखेंगे फॉर डिसिप्लिनरी पर्पस। ठीक है, डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए भी हम लोगों को टाइम कीपिंग करना चाहिए। मतलब क्या, वर्कर इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, मतलब आना चाहिए 9 बजे, आ रहे हैं 10 बजे। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन मेंटेन होगा ना, अगर हम लोग टाइम कीपिंग कर रहे हैं, कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, क्या वो उन्हें जाना चाहिए था 4 बजे, वो चले जा रहे हैं 3 बजे, ऐसा हो रहा है। तो हम लोग डिसिप्लिन मैनेज कर पाएंगे, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, तो हम लोग बोल पाएंगे कि कौन वर्कर जो है आगे चला जा रहा है या फिर लेट से आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास डेटा तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग बोल पाएंगे, इतने सारे लोगों में कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसीलिए टाइम कीपिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे फॉर एसर्टेन आइडल टाइम। तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आइडल टाइम कितना हो रहा है, और कितना उसमें से नॉर्मल है, कितना उसमें से एबनॉर्मल है, वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5th नंबर में, फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम।
हम लोग ये भी चेक कर पाएंगे कि कितना किस वर्कर ने ओवर टाइम किया, क्योंकि हम लोग एक ऐसा मतलब बुक्स मेंटेन कर रहे हैं जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वर्कर कब आ रहा है कब जा रहा है। तो हमें ये भी पता चलेगा, वो आगे चला गया तो भी पता चलेगा, वो लेट से आ रहा है तो भी पता चलेगा, उसका आइडल टाइम कितना है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है वो भी पता चलेगा, ओवर टाइम भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे हम लोग अपना पेरोल रेडी कर सकते हैं, हम लोग अपना एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं। और नेक्स्ट लिखते हैं फॉर ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। और ओवर टाइम कितना है वो भी पता चल जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे कितना है, फिर ओवर टाइम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था ओवर टाइम का क्वेश्चन जब किया था, कि ओवर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। क्या ओवर टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नॉर्मल मैटर है, तो हम लोग सारे प्रोडक्ट पे ओवर टाइम का खर्चा चार्ज करते थे। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आया है और हम लोग ओवर टाइम काम करवा रहे लेबर से और पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम लोग जो है ओवर टाइम का कॉस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर कोई एबनॉर्मल रीजन से हुआ है तो उसे कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हैं। तो दैट इज ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम कीपिंग चाहिए। ठीक है, तो टाइम कीपिंग इसीलिए किया जाता है। अब मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, हम लोग क्या क्या मेथड यूज करके टाइम कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। ठीक है, दो मेथड होता है, एक होता है मैनुअल मेथड और एक होता है मशीन और ऑटोमेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मैनुअल मेथड क्या क्या होता है और कैसे काम करता है, और एक मशीन और ऑटोमेटेड। ठीक है, मैनुअल मेथड में होता है अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। सेकंड होता है मेटल डिस्क और टोकन मेथड। यहाँ पर होता है पंच कार्ड, बायोमेट्रिक, अटेंडेंस सिस्टम। ठीक है, हम सभी मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखो, अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब, देखो पहला बात है मैनुअल मेथड, मतलब मैनुअली किया जाएगा, कोई मशीन के थ्रू से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैनुअल मेथड में कैसे होता है, देखो मैनुअल मेथड में पहला जो अटेंडेंस रजिस्टर है, जैसे तुम लोग स्कूल में जाते थे तो टीचर जो है अटेंडेंस रजिस्टर लेके आते थे, फिर जो है रोल नंबर वाइज जो है पूछा जाता था। अब कोई प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट देता था, कोई नहीं है तो उसका एब्सेंट हो जाता था, कभी कभार दोस्त इसका उसका प्रॉक्सी दे देते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब होता है, ठीक है, मतलब प्रॉक्सी देना सही बात नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं। अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब वही जो तुम लोग स्कूल में देखते थे या कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज से ज्यादा अच्छे से स्कूल में समझ में आता है जो भी हो। तो इसमें क्या होता था कि मतलब वर्कर का अटेंडेंस लिया जाएगा अटेंडेंस रजिस्टर में, और ये मैनुअली होगा, मतलब कोई एक पर्सन इस काम के लिए अपॉइंटेड किया जाएगा और वो पर्सन जो है अटेंडेंस को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, उनके नाम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है हर एक वर्कर जो है प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, जैसे एब्सेंट होने से नॉर्मली ऐसे पॉइंट यूज किया जाता है, प्रेजेंट होने से ऐसे पी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई साइन यूज करके अटेंडेंस रजिस्टर में हर एक एम्प्लॉय के नाम के अगेंस्ट में जो है उनका अटेंडेंस का रजिस्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको जो है उसके हेल्प से जो है पेरोल वगैरह ये सब रेडी किया जा सकता है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि अगर बहुत ज्यादा इंप्लॉय है तो इसमें ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेथड जो है बहुत यूज होता है मैनुअल मेथड, लेकिन ये उतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर लोगों से ही साइन करवा लिया गया उनके नाम के अगेंस्ट में कि वो अटेंड अटेंड है कि नहीं है। फिर देखो मेटल डिस्क या टोकन मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें हर एक टोकन में मान लो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया रहता है हर एक वर्कर का, ठीक है। जैसे मान लो उनका नाम या कोई भी एक चीज, ठीक है, जैसे किसी भी तरह से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ रहता है एक वर्कर का। जैसे मान लो हर एक वर्कर का एक आइडेंट, जैसे तुम लोग का स्कूल कॉलेज में रोल नंबर होता है, वो तुम लोग का आइडेंटिफिकेशन है, या फिर यूनिवर्सिटी में जब खुद को रजिस्टर करते हो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो क्या होता है, यूनिक नंबर होता है ना। वैसे ही मान लो वर्कर लोगों का भी कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो उनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और उस हिसाब से उनका टोकन या डिस्क बनाया गया है, या फिर जो मतलब टोकन है उसमें उनका वो नंबर जो है दिया गया है। अब जब भी वर्कर आते हैं फैक्ट्री में एंटर करते हैं, तो वो अपने नंबर का डिस्क या जो टोकन है वो उठा लेते हैं उस ट्रे से, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री में जहां पर उन्हें काम करना है वहां पर मान लो कोई हुक लगाया हुआ, वहां पर ले जाके उस डिस्क को जो है टांग देते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ट्रे है, ट्रे में बहुत सारे टोकन पड़े हुए, खुद के नाम का टोकन उठाओ, फिर जहां काम करो वहां मान लो हुक है, वहां पर उस टोकन को लटका दो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ और तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, या फिर दूसरा ट्रे है वहां पर ले जाके डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या करना है, जब वापस आओगे तो उसको वहां से ले लेना है। तो इससे क्या होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगा, जब वर्कर उस टोकन को ले रहा है तब उसका रिकॉर्डिंग होगा। फिर वो जब अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ट्रे को वहां से हटा लिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई अगर लेट करके आ रहा है तो फिर उसे टोकन नहीं मिलेगा, तो फिर उसका एब्सेंट हो जाएगा ना। जब टोकन जो है पिक कर रहे हो तभी जो है रजिस्टर होगा कि हाँ ये वर्कर आ गया है, जिसका जिसका टोकन रह गया वो वर्कर नहीं आए काम पे। तो इससे ये भी पता चलता है कौन लेट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है क्या बोलते हैं उसे, टाइम बुकिंग करने का। अब यहाँ पर देखो, सॉरी, टाइम कीपिंग करने का, टाइम बुकिंग हम लोग अभी नहीं पढ़े, टाइम कीपिंग पढ़ रहे हैं। उसके बाद मशीन या ऑटोमेटेड मेथड देखो, इसमें मैंने बोला पंच कार्ड। पंच कार्ड का मतलब होता है कार्ड है, ठीक है, जिसको पंच कर देना है मशीन में और अपना रिकॉर्डिंग हो जाएगा कि मैंने अटेंडेंस दे दिया, मतलब हम काम पे आ गए। लेकिन इस पे थोड़ा सा जो है मतलब प्रॉक्सी भी हो सकता है। जैसे मान लो दो वर्कर एक ही जगह, दो दो फ्रेंड है एक ही जगह पे काम करते हैं, तो कोई एक लेट हो रहा है तो दूसरे को बोल दिया मेरा कार्ड ले जाके अपना जब पंच करोगे तो मेरा भी कर देना, तो दोनों का अटेंडेंस हो गया। जबकि एक पर्सन आया है, दूसरा पर्सन थोड़ी देर बाद आएगा, तो इससे डुप्लीकेसी होता है, ठीक है। तो लेकिन इसका भी यूज होता है, ठीक है, मशीन या ऑटोमेटेड सिस्टम में ये भी यूज होता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इसमें जो है डुप्लीकेसी करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें जो इंप्लॉइज होते हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स से। जैसे कि देखो उनका फिंगरप्रिंट, ठीक है, फेस, रेटिना, ठीक है, इस तरीके का चीज को जो है मतलब बायोमेट्रिक बोलते हैं। जैसे हम लोग का जो आधार कार्ड बना हुआ है उसमें देखोगे कि जब आधार कार्ड बना था तो आंखों का रेटिना, ये जो हमारे 5-5 10 अंगुलियां है, इसमें जो भी फिंगरप्रिंट्स रहता है वो लिया गया था। क्यों क्यों ऐसे ही थोड़ी ना लिया गया है, वो रिकॉर्ड हो गया है। अब अगर कभी जरूरत होगा तो उससे मैच किया जा सकता है। वैसे ही बायोमेट्रिक जो है वर्कर लोगों का लिया हुआ है उसको मैच किया जाएगा कि कौन सा वर्कर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मशीन और ऑटोमेटेड मेथड हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हो, और एक बार अपने मैथ से ये पॉइंट अगर पढ़ के देखोगे तो और भी समझ जाओगे, ठीक है। मतलब मैंने समझा तो दिया कंसेप्ट क्या है, अगर कभी आ जाए तो इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज को एड ऑन करके। मतलब ये देखो टाइम कीपिंग के बारे में पूछेगा तो ये सारी चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से लैंग्वेज से इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या है, इट इज बेसिकली recording the details of works done and the time spent by an employee on each job और प्रोसेस। बताते हैं ये क्या होता है। हाँ देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ वर्क्स डन एंड द टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन ईच जॉब और प्रोसेस। मतलब
वर्कर आया और एक कोई काम कर रहा है, ठीक है, मतलब वर्कर को जो भी काम करने के लिए रखा गया है वो वही काम करने के लिए आएगा। तो हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए या हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक वर्कर कितना टाइम बिताता है उसके रिकॉर्डिंग को टाइम बुकिंग बोलते हैं। जैसे तो फिर टाइम कीपिंग और बुकिंग में फर्क क्या हुआ? ये भी तो टाइम का रिकॉर्डिंग है, वर्कर आके कितना टाइम बिता रहा है ये भी हम वही बात बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या है? यहाँ लिखा है वर्क डन एंड द टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन ईच जॉब। जैसे मान लो तुम लोग स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, अब मान लो स्कूल या कॉलेज जो भी हो, कॉलेज अगर जा रहे हो, जैसे हम मान लेते हैं कॉलेज का ही बात, तो कॉलेज जा रहे हो, जैसे मान लो किसी का कॉलेज है 10 से 5 बजे तक, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो ये 10 से 5 बजे तक तुम लोग जो टाइम बिता रहे हो कॉलेज में, दैट इज उसका जो रिकॉर्डिंग है 10 से 5, ये है टाइम कीपिंग। ठीक है, 10 बजे एंटर करते हो, 5 बजे निकल जाते हो। टाइम बुकिंग क्या होता है? टाइम बुकिंग का मतलब, अब ये 10 से 5 के बीच में मान लो तुम लोग का 4 क्लास हुआ, ठीक है, और हर एक क्लास जो है 2-2 घंटे का हुआ। अब मान लो पहला क्लास जो है स्टार्ट हुआ सपोज 10:30 बजे और खत्म हुआ 11:30 बजे, ठीक है। तो ये जो एक क्लास में तुम लोगों ने टाइम बिताया, ये 10:30 से 11:30, इसे हम लोग बोलेंगे टाइम बुकिंग फॉर। जैसे मान लो ये क्लास हुआ अकाउंट्स का, ठीक है, उसके बाद मान लो क्लास स्टार्ट हुआ 12 बजे, ठीक है, 12 बजे से मान लो 1 बजे तक चला, ठीक है, तो ये मान लो हो गया लॉ का क्लास, ठीक है। तो ये 12 से 1 बजे तक, तो ये हो गया। अब देखो ये क्या हुआ, तुम लोग का जॉब या टास्क या प्रोसेस अगर बोले तो क्या है? पढ़ाई करना, ठीक है, कॉलेज में जाके क्या करना है तुम लोग को? तो कुछ प्रोडक्शन करना नहीं। वैसे ही वर्कर आके प्रोडक्शन में जितना टाइम बिताता है दैट इज टाइम बुकिंग, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम रह रहा है दैट इज टाइम कीपिंग। तुम लोग कॉलेज में कितना टाइम रह रहे हो, पूरा टाइम थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हो, तो जितना टाइम रह रहे हो वो टाइम कीपिंग है, और जितना टाइम पढ़ाई पे बिता रहे हो वो टाइम बुकिंग है। वैसे ही इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम रह रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो वो 10 से 5 बजे तक रहता है, तो वो टाइम कीपिंग है, ठीक है। अब उसमें हमें क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है? हो सकता है जैसे तुम लोग कॉलेज में आगे पीछे जा सकते हो, स्कूल में नॉर्मली ये नहीं होता है, ठीक है, अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके लोग चले जाते हैं। लेकिन वर्कर का भी ऐसा होता है, मैंने बोला ना कि वर्कर लोग क्या कर सकते हैं, कभी लेट हो गए, कभी अर्ली आ गए, कभी ओवर टाइम किया, कभी कुछ और किया, तो इसका पूरा रिकॉर्डिंग होता है टाइम कीपिंग। और एक जॉब पे कितना टाइम वो बिता रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए दैट इज होता है टाइम बुकिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है टाइम बुकिंग और ये टाइम कीपिंग में फर्क होता है। तो ये कभी कभी हमें थियोरेटिकली पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, और इसमें थियोरिटिकली बोलो प्रैक्टिकली कुछ बाकी नहीं, हम लोगों ने काफी सारा इस पे डिस्कशन कर लिया है। तो लेबर हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग जो है ओवरहेड स्टार्ट करेंगे, अभी और नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम उतना है नहीं कि हम लोग और ओवरहेड पे कुछ ज्यादा बोल पाए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ओवरहेड। तो आज इतना ही करते हैं।